कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, माँ बनना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत एक लड़की के जीवन में तभी हो जाती है जब वो उसके मासिक धर्म की शुरुआत होती है। जी हाँ, मासिक धर्म के शुरू होने के साथ ही उसके साथ ही बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं। इन्हीं सब परेशानियों से जुड़े बातें और उनसे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा पवार जी। आइए जानते हैं उनसे इनके बारे में। स्वागत है आपका शिल्पा जी। धन्यवाद प्रीति जी। मासिक धर्म जो है ये बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। और हर एक लड़की को, हर एक महिला को इस दौर से गुजरना पड़ता है। पर आश्चर्य की बात है कि आज भी हिंदुस्तान में लोग इसके बारे में बात करने में बहुत शर्म और झिझक महसूस करते हैं। इनफैक्ट घर परिवारों में भी इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। इन्हें माँ अपनी बेटियों को नहीं गाइड कर पाती हैं कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है अपने मेंसेस की, उन्हें अपना किस तरह से ख्याल रखना है, उन्हें अपना हाइजीन, स्वच्छता किस तरह से मेंटेन करनी है। तो आज थैंक यू कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया है लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का। तो मैं बताना चाहूंगी कि आमतौर पे जैसे मासिक चक्र होता है उसे हम माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स भी कहते हैं। जी। ये जब एक लड़की किशोरावस्था यानी जब वो 10 से 13 साल की उम्र के बीच में पहुंचती है तब उसके शरीर में होने वाली ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है। जी। हमारे ब्रेन से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं और लड़कियों का अंडाशय काम करना चालू कर देता है। अच्छा। और अंडाशय से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो हर महीने बच्चेदानी को तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा। जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो जो बच्चेदानी की अंदर की परत है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो खून के रूप में, रक्त स्राव के रूप में हर महीने बाहर निकलती है। अच्छा। तो इसे ही हम माहवारी या मासिक चक्र कहते हैं। जी, मासिक धर्म के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शिल्पा जी, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये चक्र जो आपने बताया कि ये मासिक चक्र होता है, ये कितने दिनों का होता है और इसका पूरा चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक लड़की भारतवर्ष में जब वो 10 से 13 साल के बीच में पहुंचती है तो इसकी शुरुआत को हम मेनार्की कहते हैं। और जब ये समाप्त होता है 45 से 52 साल के बीच में तो इस टाइम को हम मेनोपॉज कहते हैं। अच्छा। इस दौरान महिला पूरी प्रेगनेंसी और पूरे हार्मोनल चेंजेस उसके बॉडी में होते रहते हैं। तो इसकी शुरुआत 11 से 13 साल के बीच में हो जाती है। जो नॉर्मली मासिक चक्र होता है वो उसका जो ड्यूरेशन है, अवधि जो है वो 2 से 5 दिनों की मानी गई है। अच्छा। तो हर महिला का जो मासिक चक्र है वो अलग अलग दिनों का रह सकता है, किसी का 3 दिन का रह सकता है, किसी का 5 दिन का। तो ये नॉर्मल है। जी। अगर मासिक चक्र का जो इंटरवल है, मतलब जो ड्यूरेशन है, किसी महिला का सामान्यतः ये 28 से 30 दिनों का साइकिल होता है। अच्छा। पर इसकी जो रेंज दी गई है वो 21 से 35 दिनों की दी गई है। अच्छा। पर वह नियमित होना चाहिए। जी। जैसे किसी महिला का अगर हर 24 दिन में पीरियड्स आता है तो वह नॉर्मल है उसके लिए। अच्छा। अगर किसी का 35 दिनों के अंतराल में आता है तो यह भी उस महिला के लिए नॉर्मल माना जाता है, पर वह रेगुलर यानी नियमित होना चाहिए। अच्छा। जो ब्लड लॉस है वो कम से कम 30 से 50 ml की रेंज दी गई है, यानी एक दिन में 2 से 3 पैड का इस्तेमाल नॉर्मल माना गया है। अच्छा। पर अगर 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होती है या किसी को हर 4-4 घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है या खून के थक्के जा रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय है। अच्छा। ऐसी स्थिति में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपने स्त्री रोग के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए ताकि वो उचित कारण का पता लगाकर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। जी। तो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को और भी कोई परेशानियां होती हैं? ये रक्तस्राव ज्यादा या कम होने के अलावा भी क्या कुछ परेशानियां होती हैं उन्हें? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, हर महिला के हर साइकिल में चेंजेस होते हैं। तो माहवारी शुरू होने के पहले ही कुछ लड़कियों या महिलाओं को छाती में, ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होना लग जाता है, ब्रेस्ट में पेन की परेशानी रहती है, बॉडी में थोड़ी सूजन आ जाती है हार्मोन्स के कारण, किसी को पेट दर्द की परेशानी रहती है, पेट में काफी मरोड़ आती है और मूड स्विंग्स होते हैं कि एकदम से चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तो इस दौरान फैमिली को सपोर्ट देने की जरूरत है। अच्छा। और क्या इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है इन सब चीजों से बचने के लिए? जी, इस दौरान आपको अपना खास ध्यान रखना है। जैसे आप गर्म पानी से अपनी सिकाई कर सकती हैं पेट की, आप गर्म पानी से नहाएं
और जरूरत पड़ने पर आप पेन किलर है जैसे पैरासिटामोल है, क्रोसिन है, तो ये भी आप ले सकती हैं। पर ज्यादा पेन हो रहा है तो आप बेटर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि किसी किसी को वो अंडाशय में सिस्ट हो सकता है, किसी को पीसीओडी की परेशानी हो सकती है, अच्छा। एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी, तो इन केसेस में उन लड़कियों को जरूरत से ज्यादा पेन होता है। अच्छा अच्छा। तो वो प्रॉपर अगर उनको दवाइयाँ दी जाए टाइम से तो वो इस परेशानी से बच सकती हैं जी, क्योंकि इससे पढ़ाई में भी डिस्टर्ब उनका लॉस होता है। जो जॉब कर रही हैं तो उनको फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, तो बेटर है कि आप गाइडेंस लेके करें तो ठीक रहेगा। जी, तो मासिक धर्म के दौरान इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पे महिलाएं जो होती हैं ना वो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाती हैं, अपनी खुद की सफाई का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, सफाई का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइजीन, स्वच्छता मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी। इस दौरान आपको अपनी साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, तो हम जागरूकता पैदा करके ही इसको कर सकते हैं। जी। इस दौरान आप कोशिश करें कि अगर गर्म पानी से नहाएं तो वो बेटर रहेगा। आपको अपना जो पैड है वो हर 4 से 6 घंटे में बदलना है। अपने प्राइवेट पार्ट्स को हो सके तो 3 से 4 बार धोना है। अच्छा। मार्केट में बहुत सारे वॉश अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, या गर्म पानी भी सफिशिएंट है। जी। एक और बात बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं भी ज्यादा सफाई रखने के चक्कर में प्राइवेट पार्ट्स को साबुन से धोती है, जो बिल्कुल गलत है। वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट्स की स्किन बहुत नाजुक होती है। जी। तो ये साबुन जो है वो हार्ड हो सकती है स्किन के लिए। जी, तो किसी खास तरह का इसके लिए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है? जी, मैं यही बता रही हूँ कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जी। और जो वो छोटे मोटे इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो साबुन से धोने से क्या होता है कि अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जी। तो हमें छोटे मोटे संक्रमण का खतरा हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो मार्केट में बहुत सारे वॉश है जो आपने पूछा है, तो लैक्टोबैसिलस वाले वॉश होते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो आप गुनगुना पानी भी सफिशिएंट है। जी। और हमें जो सफाई करनी है प्राइवेट पार्ट्स की, वो हमें आगे से पीछे की ओर करनी है। अच्छा। ये भी लड़कियों को अगर बचपन से ही सिखाया जाए तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम पीछे से आगे की सफाई करते हैं तो जो टॉयलेट के रास्ते के जो बैक्टीरिया है वो पेशाब की थैली में जा सकते हैं, वो बच्चेदानी में जाके हो सकते हैं, तो उससे उनका संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो अच्छा। सफाई हमेशा अगर पानी से कर रहे हैं या जिससे भी कर रहे हैं तो वो आगे से पीछे की ओर करें। तो ये हमें लड़कियों को बचपन से ही सिखाना होगा। जी, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी शिल्पा जी कि मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध हैं उसके अलावा कई महिलाएं घर में कपड़ों का भी इस्तेमाल करती हैं, ये कितना सही है? इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मार्केट में आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है, सैनिटरी नैपकिन्स है, पैड्स हैं, टैम्पून्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स भी आ रहे हैं और रीयूजेबल पैड्स भी आ रहे हैं। जी। पर जैसे अभी कोविड टाइम में भी कुछ क्राइसिस हो गई थी, पैड्स अवेलेबल नहीं थे। जी, और जी। जो जैसा आपने पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाती हैं पैड्स, तो वो घर का जो सबसे गंदा कपड़ा रहता है उसको इस्तेमाल करती हैं। जी। और शर्म और झिझक के मारे उसको खुली हवा और धूप में भी नहीं सुखाती हैं, उसे छुपा कर सुखाती हैं। जी। और बार बार यूज करती हैं उसे, तो इससे संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है और ये संक्रमण आगे चल के एक बांझपन का भी कारण हो सकता है। जी। पेट में दर्द का भी कारण हो सकता है, इससे पीआईडी जैसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर आप कपड़ा कर रही हैं इस्तेमाल, तो आप घर में एक सूती सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। जी। जैसे पेटीकोट का या तौलिए का, जी। तो इसके आप पैड्स बना सकती हैं और इसको इस्तेमाल करने के पहले इसको आप अच्छे से साबुन से धो लें, गर्म पानी से धो लें इसको, और इसे खुली हवा और धूप में सुखाएं। जी। धूप में सुखाने से इसके जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जी। है ना। और इसको आप रीयूज भी इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा। अगर आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर रही हैं तो इसे वापस इसको अच्छे से धोएं, इसे धूप में सुखाएं और यूज करने के पहले उस पर इस्त्री कर लें, ताकि जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाए। जी। तो 2 से 3 बार से ज्यादा सेम कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए। जी। और शिल्पा जी ये बताइए कि मासिक धर्म के दौरान जब हमारा ये चक्र चल रहा होता है उस समय खान पान का कैसा ध्यान रखना चाहिए? फीमेल्स अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करती है, स्पेशली इंडिया में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी। इस दौरान हमको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है। अच्छा। कम से कम 3 से 4 लीटर। आप चाहे तो नींबू पानी शामिल कर सकती हैं, आप जूस ले सकती हैं, नारियल पानी भी ले सकती हैं। जी। आपको खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां,
ताजे फल लेने हैं जी। क्योंकि इनमें आयरन रहता है। आपके हाँ। शरीर से खून लॉस हो रहा है तो आपको उसको रिकवर करना है। जी आप शक्कर को आप गुड़ से रिप्लेस कर सकती हैं जी, क्योंकि जी। गुड़ जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा खाने में आप पालक इस्तेमाल कर सकती हैं, गाजर है या चुकंदर है, ये भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। जी। तो आपको महंगी महंगी दवाइयाँ न खाते हुए आप ये बेसिक जो है फॉलो कर सकती हैं। आपको प्रोटीन अच्छे से लेना है, आप पनीर शामिल कर सकती हैं, दूध दही लेना है, आप सोयाबीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर अंडा खाती हैं तो वो भी खा सकती हैं। जी पर इस दौरान आपको तली हुई चीज़ों से, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों से और जो फास्ट फूड रहते हैं इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना है। जी। दर्शकों, शिल्पा जी के साथ हम अभी बने रहेंगे और जानेंगे बहुत सी जानकारियाँ। एक लेते हैं छोटा सा विराम, उसके बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे हैं? भाव तो दिए हैं। हैं? दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में फिर से। आइए जानते हैं शिल्पा जी से मेनोपॉज और उससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ। शिल्पा जी, आपने अभी बताया कि मासिक धर्म की शुरुआत एक 11-12 साल की लड़की की उम्र में शुरू होती है और ये 40 या 45 साल की उम्र तक चलती है। तो इस मेनोपॉज का जो समय होता है वो किस तरीके से पता चलता है कि ये मेनोपॉज का शुरुआत है? जी, जैसा मैंने बताया कि 45 से 52 साल के बीच में इसकी समाप्ति होती है। जी। जब शुरुआत होती है 11 से 13 साल के बीच में, उस दौरान मैंने आपको बताया कि अंडाशय काम करना स्टार्ट करते हैं। जी। बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जी जी। तो माहवारी बंद यानी मेनोपॉज होने पे ये अंडाशय काम करना बंद कर देता है, यानी जो चीज अंडाशय काम करना स्टार्ट किया था अब वो बंद हो गया है। जी। है ना, और उससे जो निकलने वाले हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो भी बंद हो गए हैं। जी जी। ये हार्मोन्स के बारे में मैं इसीलिए जानकारी दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक महिला की लाइफ में। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो महिला की स्किन को हेल्दी रखता है, अच्छा। ग्लो रखता है, जी। हमारे ब्रेस्ट का साइज मेंटेन करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। जी। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। जी जी। है ना, और हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्शन देता है। ब्रेन, हमारी याददाश्त भी अच्छी रहती है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। जी। तो आपने देखा होगा कि जैसे माहवारी बंद हो जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जी। जिसके कारण फ्रैक्चर्स यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बूढ़ी औरतों के कुबर निकल आते हैं जी। क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अच्छा। तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है। जब तक माहवारी बंद नहीं होती है तो हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं औरतों में। अच्छा। पर माहवारी बंद होने के बाद हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं फीमेल्स में। जी जी। है ना, और ये भूलने की बीमारी भी हो जाती। ये जी। सारा कारण है क्योंकि एस्ट्रोजन और हार्मोन बनना बंद हो गया है। तो जब किसी महिला को 10 से 12 महीने यानी लगभग 1 साल की अवधि तक लगातार पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसका मेनोपॉज हो गया है। अच्छा, मतलब शिल्पा जी, मेनोपॉज के दौरान ये मतलब किस तरीके से पता चलेगा कि ये उनका मेनोपॉज पीरियड है? ये अवधि मेनोपॉज की है या रजोनिवृत्ति की है कि अब इनके पीरियड्स आना बंद होने वाले हैं? ये किस तरीके से पता चलेगा? जैसे मैंने बताया कि इसकी शुरुआत 45 साल में होती, पर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जी। मतलब एकदम से आपकी माहवारी नहीं बंद होगी। अच्छा। आपका जो माहवारी बंद होने का प्रिपरेशन है वो भी 1 से 4 साल का पीरियड रहता है, मतलब यानी 40 साल के बाद में ही तैयारी शुरू हो जाती माहवारी बंद होने की। जी जी। तो इस दौरान आपके शरीर में हार्मोन्स यानी अंडाशय अब धीमी गति से काम करता है, हार्मोन्स कम बनने चालू हो जाते हैं। तो आपके शारीरिक और मानसिक चेंजेस होते हैं, आपको मूड स्विंग्स हो जाते हैं। अच्छा। एकदम से हॉट फ्लैश आना, मतलब गर्मी लगने लग जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, जी। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जी। भूलने की बीमारी हो जाती है,
शारीरिक चेंजेस मतलब आपको थकान महसूस होने लग जाती है, आपको मैंने बताया कि जैसे हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, जी, जी। है ना, जो प्राइवेट पार्ट्स में सूखापन होने लग जाता है, सेक्स के दौरान पेन होने लग जाता है, जी। है ना, नीचे खुजली हो जाती, किसी का माहवारी अनियमित हो जाता है, यानी अच्छा। जी, यानी किसी का या तो माहवारी धीरे धीरे कम होने लग जाता जी, है, जी। या किसी का 2-3 महीनों तक पीरियड्स नहीं आता है, फिर जी, हेवी जी। ब्लीडिंग होगी। जी। तो ये सारे चेंजेस आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपका मेनोपॉज आने वाला है। जी जी। अगर ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इससे क्या और भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं? जी, बहुत सा इतने मिथक है मतलब जनता के बीच में कि लोग ये कहते हैं कि जो शुरू का टाइम है जब लड़कियों का पीरियड्स आता है, जी। यानी जो 10 से 16 साल के बीच का समय है, और जो जाने वाला समय है मतलब 40 से जो 50 साल का टाइम है, जी। तो लोग कहते हैं अरे हमें भी तो उस टाइम हैवी ब्लीडिंग हुआ था। ये इसमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी, जी। पर अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग होते रहेगी, शरीर से खून बहता रहेगा, तो आपको खून की कमी हो सकती है, आपको हाँ। एनीमिया हो सकते हैं, जी। आपको हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं आपकी। तो अगर आपको ऐसी परेशानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 4-4 घंटे में पैड्स बदलने पड़ रहे हैं, जी। खून के थक्के जा रहे हैं, जी। या ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो आपको बिना लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो आपकी बीमारी का पता करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। जी शिल्पा जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने के कारण महिलाएं कई बार डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनको गर्भाशय निकलवाने की सलाह देते हैं। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितना सही है, इसको कहाँ, इसकी पुष्टि आप कितनी करती हैं? जी, जैसे अधिक ब्लीडिंग होने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। बच्चेदानी में गठान हो सकती है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं जी। या अंडाशय में सिस्ट हो सकता है, या ट्यूमर हो सकता है जी। या किसी को पॉलिप जिसे हम आम भाषा में मसा कहते हैं ये भी हो सकता है, या किसी की बच्चेदानी की जो अंदर की परत है वो मोटी हो जाती है, तो उसके कारण भी उनको हैवी ब्लीडिंग होती है। अच्छा। हार्मोनल चेंजेस जो मैंने आपको बताया उस कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। जी। थायराइड हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके कारण भी अधिक रक्तस्राव हो सकता है। अच्छा। और कई बार बच्चेदानी का कैंसर या अंडाशय का भी कैंसर हो सकता है, तो उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकता है, या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो सकता है, जी। या साइकिल के बीच में स्पॉटिंग हो सकती है। जी। तो हमें, अगर आप किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगी तो वो बेसिक टेस्ट करके, जैसे सोनोग्राफी है या पैप्समेयर का टेस्ट है, जी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी, यानी सिंपल करके आपका डायग्नोसिस थायराइड का टेस्ट है, ये करवा के पता कर सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। जी। अगर जैसे किसी को थायराइड का परेशानी निकला, हम उसकी मेडिसिन देंगे तो उसकी परेशानी काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चेदानी निकालने की सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं। जी। है ना, क्योंकि पहले के जमाने में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, उस टाइम में बच्चेदानी निकालना ही ऑप्शन रहता था। जी, जी। पर आज समय के साथ जैसे एडवांसमेंट आए हैं, तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छी मेडिसिन हार्मोन्स की अवेलेबल है, इंजेक्शंस अवेलेबल है गोनेडोट्रोपिन्स के, जिनके कारण आपका मासिक जो हैवी ब्लीडिंग है उसको हम कम कर सकते हैं, आपकी मेजर सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एक डिवाइस है जिसे हम मेरेना कहते हैं। अच्छा। ये कॉपर टी जैसा होता है मतलब, पर अच्छा। इसके अंदर कॉपर नहीं होता, इसके अंदर हार्मोन भरा हुआ रहता है। जी। तो हम इसे बच्चेदानी के अंदर डाल सकते हैं, तो ये इससे ब्लीडिंग काफी हद तक कम हो जाती है। ये गर्भ निरोधक का भी काम करता है, इससे आप बड़ा ऑपरेशन अवॉइड कर सकती हैं। जी। है ना, मेजर सर्जरी से तो जी, थोड़े मतलब बहुत- काफी कुछ हद तक जी। ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर जी, सकता है। आप बड़ा ऑपरेशन बचा सकती हैं। जी। पर अगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, या बच्चेदानी अगर नॉर्मल रास्ते पे नहीं है, सरक रही है, जी। प्रोलैप्स कहते हैं जिसे, जी, तो जी। ऐसी की स्थिति में तो फिर हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जी जी, मतलब बच्चादानी निकलवाने से पहले एक बहुत अच्छे तरीके से चेकअप करना ज़रूरी जी। है और डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी जी। है। जी। शिल्पा जी, ये बताइए कि रजो निवृत्ति के समय में भी क्या खास तरीके के आहार का, खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है? जी, इस टाइम का पीरियड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे महिलाएं काफी डिप्रेसिव फील करती हैं, हस्बैंड बिजी रहते हैं, बच्चे बड़े हो चुके रहते हैं, तो अकेले काफी फील करती हैं अपना, और खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं। पर इस दौरान आप कोशिश करें कि आप कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा लें। अच्छा। जैसे दूध है, दही है, राजमा है, आप विटामिन यानी हरी सब्जियां, फल लें, पानी जी। पर्याप्त मात्रा में लें, जी। और सुबह की हल्की धूप में जरूर टहलने निकलें, क्योंकि जी। इससे विटामिन डी बनता है जो हमारी हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। जी जी। और आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, कम से कम 25 से 30 मिनट। आप घर पे चाहें तो वॉक कर सकती हैं, या जी। जॉगिंग कर सकती हैं, एरोबिक्स कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको खुश रहना। जी। आपको
नींद लेनी है अच्छे से 6 से 8 घंटे, आपको एक अपनी जो पुरानी हॉबीज आप नहीं कर पा रही हैं वो सब आपको करनी है, जिसमें भी आपको, ताकि आप बिजी रहें। आप ये जो आपके डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं बॉडी में, फिजिकल और मेंटल, तो आप इन परेशानियों से बचने के लिए आप एक सोशल ग्रुप बनाइए, आप किटी ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जी जी जी। शिल्पा जी, जैसा कि आप अभी बता रही थी कि मेनोपॉज के दौरान बहुत सारी परेशानियां होती हैं, है ना, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन परेशानियों से निपटने के लिए क्या घर के अंदर ही रहते हुए वो कुछ उपाय कर सकती हैं जिससे उनको इन परेशानियों से निजात मिल पाए? जी, वही मैंने जैसे घर पे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें जी। आपके लिए वॉक ज़रूरी है, आप 25 से 30 मिनट का वॉक कर सकती हैं, एक्सरसाइज एरोबिक्स कर सकती हैं जी, है ना। आपको अपने किसी काम में आपको इंगेज रखना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, ताकि आप ये जो आपके डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है, जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इन सब से आप बच सकें। जी। शिल्पा जी, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज के दौरान या फिर मेनोपॉज से पहले भी कई महिलाओं के साथ ये होता है, जैसा कि आप बता रही थी कि किसी कारण से गर्भाशय निकलवाना पड़ सकता है। जी। तो अगर समय से पहले गर्भाशय को निकलवाना पड़ा तो क्या इसमें कोई दिक्कतें आती हैं या इसके निकलवाने के बाद कोई दिक्कतें आती हैं? जी, मैंने कहा, जैसे आपको अभी तक बताया है कि हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जी, जो कि अंडाशय प्रोड्यूस करता है। अगर समय के पहले बच्चेदानी और अंडाशय दोनों निकल गए हैं तो आपकी बॉडी से ये दोनों हार्मोन चले गए, तो अब आपकी स्किन ड्राई होने लग जाएगी, आपको ये हॉट फ्लैशेस जो आपको 45 साल के बाद होते थे, जी, जी, वो आपको जल्दी हो जाएंगे। यानी अगर आपका 35 साल में निकला हो या 30 साल में निकला हो, अच्छा, आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाएगी, आपका हार्ट कमजोर होने लग जाएगा। तो इस टाइम पे जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इसमें हम HRT देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा। यानी आपके शरीर से जो हार्मोन्स की कमी हो गई है, जी, तो हम इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। जी। यानी जो आपके शरीर में नहीं बन रहा है, जी, हम जी, बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। जी। तो इसको हम ओरल टैबलेट्स के रूप में दे सकते हैं, या क्रीम या जेल के रूप में दे सकते हैं। जी, पैसरीज भी आती हैं इसकी। तो ये पर्टिकुलर कुछ खास पेशेंट्स के लिए रहता है। अच्छा, तो ये भी आप डॉक्टर के ही गाइडेंस मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अच्छा। डॉक्टर ये ट्रीटमेंट देने के पहले आपकी कुछ जरूरी जांचें करते हैं और फिर आपको ये दवाइयाँ देते हैं। जी। मेनोपॉज से संबंधित और कोई जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं तो बहुत अच्छा होगा। जी, मेनोपॉज में मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर भी होने का बहुत चांस रहता है। अच्छा, छाती में गठान होने की, स्तन में। तो इस दौरान आप आजकल सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, तो एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, ये आप गूगल पे यूट्यूब में देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया कि हर 15 दिन में या हर एक महीने में आपको अपने स्तनों की जांच खुद करनी है, ताकि अगर कोई गठान हो रही है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो आप इसको टाइम से अगर आप इसका पता लगाएंगी तो आप डॉक्टर के पास जाके इस समस्या से निदान पा सकती हैं। जी। अक्सर जैसे हमारे पास, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आती है, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, तो वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आती हैं। अच्छा। क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब जब आपकी माहवारी बंद हो चुकी है उसके बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक चिंता का विषय है। जी। इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी माहवारी बंद होने के बाद अगर किसी को खून जा रहा है तो उसके प्रमुख कारणों में से बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जी। या अंडाशय में सिस्ट हो सकता है, गठान हो सकती है, तो या मसा हो सकता है, या जैसे उस प्राइवेट पार्ट्स की स्किन काफी नाजुक होती है तो चोट लगने के कारण भी हो सकता है। जी। तो अगर आजकल बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, जैसे पैप्समियर टेस्ट है, क्या है कि फॉरेन में ये सारे टेस्ट हर साल में हर महिला के किए जाते हैं। अच्छा। पर भारतवर्ष में इतनी जागरूकता नहीं है, लोग टेस्ट कराने जाते नहीं है। तो सारी फीमेल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, आप साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप कराएं। इसमें आप अपना हीमोग्लोबिन है, अपना शुगर लेवल है, अपना बीपी है, ECG है, ये सब चेक करवाएं। एक बार सोनोग्राफी करवाएं, और पैप टेस्ट है जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांच होती है। तो इसमें हम पता कर सकते हैं कि अर्ली स्टेज में है जी, तो हम उसको टाइम से उसका ऑपरेशन करके या जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उससे हम ठीक कर सकते हैं। जी, जी। क्योंकि अगर लास्ट स्टेज में पता चलता है तब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं ठीक करने के लिए। तो अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल।
जी शिल्पा जी, आज मासिक धर्म उस और मेनोपॉज इन सब से जुड़ी इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. दर्शकों, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन होता है। स्वास्थ्य सही है तो मन भी खुश रहता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इसी के साथ आपसे फिर से अगले कार्यक्रम में मिलने के वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।